नमस्कार। ये जो ग्रेविटी है जिसने हम सबको जमीन से जोड़े रखा है, ये असल में है क्या? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी सोच मतलब सब कुछ बदल सकता है। देखिए, आइंस्टाइन की जो थियरी है जनरल रिलेटिविटी, वो कहती है कि मास यानी कोई भी भारी चीज स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गद्दे पर कोई भारी बॉल रख दें तो वो दब जाता है। कमाल की पिक्चर है ये। लेकिन आइंस्टाइन ने ये तो बता दिया कि क्या होता है, पर ये कभी नहीं बताया कि क्यों होता है, ये स्पेस टाइम मुड़ता ही क्यों है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अब तक इसका जो क्लासिक जवाब है वो ज्योमेट्रिक है, मतलब हम सदियों से यूनिवर्स को शेप्स, लाइंस, एंगल्स इन सब से समझते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर इसकी बुनियाद, इसका फाउंडेशन कुछ और ही निकले? क्या हो अगर ये ज्योमेट्री ना हो बल्कि कंप्यूटेशन हो? जी हाँ, यही है इस नई थ्योरी का कोर आइडिया कि हमारी रियलिटी, ये जो कुछ भी है वो जियोमेट्रिक नहीं है, वो कंप्यूटेशनल है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक धमाका है। इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिवर्स एक कंप्यूटर है तो फिर ये काम कैसे करता है? आइए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी का जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है कंप्यूटेशनल पावर डेंसिटी। शॉर्ट में कहें तो सीपीडी। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि स्पेस के हर हिस्से में एक तरह की प्रोसेसिंग पावर फैली हुई है, जैसे वाईफाई का सिग्नल होता है ना। लेकिन इसकी एक लिमिट है। स्पेस का हर छोटा से छोटा टुकड़ा एक फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रोसेसिंग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि मास और एनर्जी क्या है? वो इस यूनिवर्स कंप्यूटर पे चलने वाले ऐप्स की तरह हैं। अब कुछ ऐप्स हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा तारा, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर खा जाते हैं। और लॉजिकल बात है, जहां पावर ज्यादा यूज होगी वहां बाकी चीजों के लिए कम बचेगी। और बस यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, वो स्पेस टाइम का मुड़ना नहीं है, बल्कि वो इस कंप्यूटेशनल पावर की कमी का असर है। ये बस सिस्टम लैग है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फोन पे कोई हैवी गेम खेलते हैं और फोन धीमा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मास के पास का स्पेस धीमा हो जाता है, क्योंकि वहां की सारी प्रोसेसिंग पावर वो मास इस्तेमाल कर रहा है। तो अगला सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम लैग वाला आइडिया आइंस्टाइन की बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस को एक्सप्लेन कर सकता है? चलिए अब यही देखते हैं कि ये थियरी हमारे जाने पहचाने यूनिवर्स को कैसे समझाती है। ये जो टेबल है, ये एक तरह का ट्रांसलेटर है। एक तरफ आइंस्टाइन की दुनिया है और दूसरी तरफ कंप्यूटर की दुनिया। तो जो जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम कर्वेचर है, वो इस नई थ्योरी में कॉम्प्यूटेशनल पावर डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाता है, यानी प्रोसेसिंग पावर में उतार चढ़ाव। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन यानी समय का धीमा होना, यहां बन जाता है रिड्यूस्ड कॉम्प्यूटेशनल रेट, मतलब कंप्यूटर का स्लो हो जाना। और स्पीड ऑफ लाइट, वो इस यूनिवर्स कंप्यूटर की मैक्सिमम प्रोसेसिंग स्पीड है, इससे तेज कुछ नहीं। अब जरा टाइम डायलेशन की बात करते हैं। आइंस्टाइन का व्यू थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है कि मास स्पेस टाइम को कर्व करता है, इसलिए घड़ियां धीमी हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटेशनल व्यू कमाल का है। यह कहता है कि जहां मास ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज कर रहा है, वहां घड़ी को टिक करने के लिए, मतलब समय को आगे बढ़ाने के लिए, कम साइकिल्स बचते हैं। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वीडियो रेंडर करते समय हमारा लैपटॉप स्लो हो जाता है। इट्स प्योर प्रोसेसर लैग। और रोशनी का मुड़ना, अरे वो स्पेस में किसी कर्व को फॉलो नहीं कर रही। सोचिए, वो तो बस एक लैगी सर्वर से होके गुजर रही है। वो बस सबसे आसान रास्ता, मतलब अ पाथ ऑफ लीस्ट कंप्यूटेशनल रेजिस्टेंस चुन रही है। जहां सिस्टम पर लोड कम हो, ट्रैफिक जैम कम हो, वो वहीं से निकल जाती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये डेटा पर आधारित है। 1919 में हुए एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में यह मापा गया था कि सूरज के पास से गुजरने वाली रोशनी ठीक 1.75 आर्क सेकेंड्स तक मुड़ जाती है। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये नया कंप्यूटेशनल मॉडल एग्जैक्टली यही 1.75 आर्क सेकेंड्स का नंबर कैलकुलेट करता है। मतलब मैथ एकदम वही है जो आइंस्टाइन की थ्योरी का है, बस उसे देखने का नजरिया, जो कहानी है, वो पूरी तरह से बदल गई है। ठीक है, अब तक तो ये कंप्यूटर वाली एनालॉजी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स ब्लैक होल्स के टेस्ट को पास कर पाएगी? तो चलिए देखते हैं कि जब सिस्टम का सीपीयू 100% पर पहुंच जाता है तब क्या होता है। सोचिए,
जब किसी कंप्यूटर का CPU 100% पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? वो हैंग हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है ना? तो सोचिए, जब यूनिवर्स का CPU 100% पर पहुंच जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। एक इवेंट होराइजन वो जगह है जहां यूनिवर्स के कंप्यूटर के पास अगले मोमेंट को, अगले पल को कंप्यूट करने की प्रोसेसिंग पावर ही खत्म हो जाती है। मतलब वो कोई दीवार नहीं है, वो एक सिस्टम क्रैश है। इवेंट होराइजन पर जो कंप्यूटेशनल अवेलेबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। मतलब समय रुक जाता है, क्योंकि अगले पल को प्रोसेस करने के लिए पावर ही नहीं है। रोशनी आगे नहीं बढ़ सकती। सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो गया है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत मज़ेदार लगता है। सिस्टम लैग, CPU का 100% पर पहुंचना, क्रैश हो जाना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये असली साइंस है या सिर्फ एक अच्छी फिलॉसफी? चलिए इसका एक साइंटिफिक स्कोर कार्ड देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका जो मैथ है वो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से एकदम मेल खाता है। दूसरा, ये हर वो चीज़ एक्सप्लेन करता है जो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, टाइम डायलेशन, लाइट का मुड़ना, सब कुछ। तीसरा, ये ग्रेविटी के लिए एक ज़्यादा आसान, ज़्यादा इंट्यूटिव मैकेनिज्म देता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, वो ये कि फिलहाल इसके पास कोई ऐसी यूनिक, टेस्टेबल प्रेडिक्शन नहीं है जो जनरल रिलेटिविटी से अलग हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडर्न फिजिक्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल नई इंटरप्रिटेशन है, एक नया नज़रिया है जो यूनिवर्स को इन्फॉर्मेशन की भाषा में फिर से देखने की कोशिश करता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये यूनिवर्स सच में एक कंप्यूटर है, तो फिर वो कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहा है? और क्या हम सब बस उस कोड का हिस्सा हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।